Hello everybody, welcome to our YouTube channel. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Today we will read about present continuous tense. So without further delay, let's get started. Present continuous tense जिसको हिंदी में वर्तमान निरंतर काल कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? निरंतरता, जिसमें कोई भी गतिविधि जो है वो गतिमान है, अर्थात वह पूर्ण नहीं हुई है। हिंदी के वाक्यों की पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में का बोध होता है वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। This tense is used to express actions in progress at the time of speaking। अर्थात यह टेंस उन वाक्यों को कवर करता है जिन वाक्यों को बोलने के दौरान उनके अंदर बताई गई गतिविधि निरंतर है, चल रही है, उस मोमेंट पे चल रही है। जैसे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी यहाँ पे सब्जेक्ट, इज सिंगिंग यानी गीत गाने की क्रिया, और सॉन्ग एक गीत, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? गाया जा रहा है, कंटिन्यूटी है उसमें। तो जब ये वाक्य बोला गया है उस दौरान जो सब्जेक्ट है या जो डूअर है इस गतिविधि का, वो उस एक्शन को कर रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, यानी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ान भर रहे हैं या उड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाक्य, दोनों ही वाक्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब इनको कहा गया है, जब भी इन वाक्यों को कहा गया है तो उस दौरान जो गतिविधि है, जो क्रिया है, वो हो रही है, घटित हो रही है। एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शंस जिनको बोलने के वक्त जो क्रिया है वो उस समय में निरंतर नहीं है, उसमें कुछ गैप्स हैं। जैसे आप समझिए कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, जैसे ये प्रश्न पूछा गया है किसी से कि तुम क्या कर रहे हो इन दिनों, तो इस वाक्य में जब आपसे पूछा गया है तो जरूरी नहीं कि आप जो करते हैं उस दौरान भी वही कर रहे हैं, यानी जिस कार्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो कार्य आप उसी मोमेंट पे कर रहे हैं। तो आप देखें कि इट मे बी पॉसिबल दैट सपोज यू आर डूइंग ए जॉब ऑफ ए टीचर, सो यू आर टीचिंग somewhere, you are teaching in a school, you are teaching in a coaching institute, so it has a particular time span. You are teaching from in the morning 8 till 12 or 11, whatsoever timing is there. But suppose this question is asked at the end of the day, so at that very moment you are not teaching, उस दौरान आप क्या टीचिंग नहीं कर रहे हैं। आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। तो जब ये रिप्लाई दिया गया है उस दौरान जरूरी नहीं है कि आप स्टोरी लिख ही रहे हों। एक्शंस डेफिनेटली प्लान्ड नियर फ्यूचर, एक्शंस ऐसे भी इसमें कवर होते हैं जिनमें निकट भविष्य के बारे में बताया जाता हो, जिसमें बोध जो होता है वो भविष्य के बारे में हो रहा हो। तो ऐसे एक्शंस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कवर करते हैं। द स्कूल इज ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, जैसे विद्यालय जो है वो नेक्स्ट मंथ खुल रहा है। तो अब इसमें क्रिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, लेकिन जो संदर्भ है यानी टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन टाइम रिफर कब का कर रहा है? फ्यूचर का। तो निकट भविष्य को प्रदर्शित भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। माई ब्रदर इज अराइविंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है। तो नियर फ्यूचर को भी प्रदर्शित किया जा सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। अनडिजायरेबल हैबिट्स स्पेशली विद एडवर्ब ऑलवेज, अब ऑलवेज की जब बात आई तो ऑलवेज आपने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने जाना था। तो उसमें और इसमें क्या फर्क होता है? फर्क इतना सा है कि इसमें अनडिजायरेबल हैबिट्स को प्रदर्शित किया जाता है। जब अनडिजायरेबल हैबिट्स की बात हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, न कि प्रेजेंट सिंपल का। जैसे इस वाक्य को समझिए, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, यानी कक्षा में लेट आना यह किसी को पसंद नहीं होता है। तो दिस इज अनडिजायरेबल हैबिट। तो समवन हु इज सेइंग
about that particular boy that he is always coming late in the class. वो हमेशा क्लास में लेट आ रहा है. तो this is undesirable habit. रवि is always fighting with his brother. तो रवि अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा क्या कर रहा है, लड़ रहा है, हमेशा लड़ रहा है. तो that is not a good habit. So this thing is presented here in present continuous with the help of verb always. Next we'll move. These are some of the verbs. With the following verbs usually present continuous tense will not be used. ये निम्नलिखित कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है, यानी V1 प्लस ing का प्रयोग हम इनमें नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट आर दे. फर्स्ट वन इज द वर्ब्स व्हिच शोज सेंसेस. सेंसेस जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं, जैसे कि हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, हैंड्स के द्वारा किसी चीज को फील करते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, और स्मेल एंड इवन टेस्ट. सो टेस्ट इज बीइंग डन बाय टंग, यानी हमारी जुबान से हम जो टेस्ट करते हैं, या नाक के द्वारा जो भी चीज हम स्मेल करते हैं. तो ये जो भी वर्ब्स हैं इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे. रिमेंबर. तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. अपियरिंग वाले जो भी वर्ब्स हैं उनको भी जनरली हम आईएनजी फॉर्म के साथ यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे, जैसे कि अपीयर, लुक, सीम. इसके साथ साथ इमोशंस को शो करने वाले जो भी वर्ड होते हैं, जैसे वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर इत्यादि, ये शब्द भी जहां हमें नजर आ जाएं तो उन वाक्यों को हम जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लेंगे. थिंकिंग को शो करने वाले जो भी वर्ब्स हैं उनको भी जनरली हम आईएनजी फॉर्म के साथ यूज नहीं करते, जैसे थिंक हो गया, सपोज हो गया, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड एक्सेट्रा. पोजेशन को शो करने वाले जो भी वर्ब्स हैं उनके साथ भी वी आर नॉट गोइंग टू यूज आईएनजी फॉर्म. अब देखिए कहाँ इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है, कहाँ नहीं होता है, वो हम अपने वर्ब्स वाले सेगमेंट में पूरा करेंगे. इसको डेप्थ में हम जानेंगे. अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन वर्ब्स के साथ में वी आर नॉट गोइंग टू यूज आईएनजी फॉर्म, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसमें एक विशेष बात है जो हमें नोट करनी चाहिए, सभी को स्टूडेंट समझनी चाहिए. फॉर डेलिबरेट एक्शंस जब भी होते हैं तो उन एक्शंस को प्रेफर किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. जैसे उदाहरण के लिए द जज इज हियरिंग ए न्यू केस, यानी जज महोदय जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक नए केस की हियरिंग, यहाँ सुनने से इसका तात्पर्य नहीं है, यहाँ इसका तात्पर्य है सुनवाई से, जो जनरली कोर्ट में होती है. तो जज महोदय क्या कर रहे हैं, कोर्ट में नए केस की सुनवाई कर रहे हैं. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू शिमला. तो देखिए इसमें आप थिंकिंग पर आपकी नजर जा रही होगी और आप इसको इससे टैली कर रहे होंगे कि सर यहाँ अभी आपने कहा कि थिंक के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है. तो स्टूडेंट इसमें थिंकिंग के तुरंत बाद में आप देखिए ऑफ का प्रयोग हुआ है, थिंकिंग ऑफ. तो यहाँ पर थिंकिंग ऑफ से तात्पर्य हुआ किसी बात पर विचार किया जाना, किसी बात पर गंभीर चिंतन करके ही आपने वह निर्णय लिया है. तो यहाँ पर इसका तात्पर्य किसी भी हिसाब से इस वर्ब फॉर्म की तरह थिंकिंग का नहीं है. यहाँ पर इस पर ऑफ लग जाने से इसके मीनिंग में परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से इसको हमने यूज किया है कि मैं विचार कर रहा हूँ शिमला जाने का, यानी कि आप शिमला जाने का विचार कर रहे हैं. जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is the tense in which we will generally cover these verbs which are not generally used in present continuous. यानी present continuous में इन verbs को हम avoid करते हैं. We will not take them in present continuous. So what we do, we generally take them in present simple case when they give their original meaning. जब ये अपना वास्तविक मीनिंग देते हैं तब हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे कहना है आई सी एन एरोप्लेन इन द स्काई, कि मैंने आसमान में एक एरोप्लेन देखा. तो मैं उसको देख
आईएनजी के साथ भी यूज नहीं करूंगा सी का फॉर्म, मैं लिखूंगा आई सी एन एरोप्लेन इन द स्काई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे उदाहरण को देखिए, आई थिंक यू आर ए सीरियस पर्सन, तो यहाँ पर भी देखिए थिंक का प्रयोग हुआ है, न कि थिंकिंग। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट अपन जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस इज जनरली डिवाइडेड in these three helping verbs. First one is am, second one is, and the third one is are. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरली 3 हेल्पिंग वर्ब्स काम में ली जाती हैं। कि ये सबसे इजी है। एम का प्रयोग आई के साथ करना होता है। इस जो है वो काम में लिया जाता है ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम, मीन इट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो ये हमें प्रयोग करना है आई के साथ, इसके साथ में। आर का प्रयोग होता है वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल नाउन वी कैन राइट। ठीक है, और वी कैन अंडरस्टैंड नेम प्लस नेम। तो ये चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। इन चीज़ों का यदि आपने ध्यान रख लिया तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बारीकी को आप समझ गए। तो सबसे सिंपल प्रयोग तो आई का है क्योंकि ये एम के साथ आता है, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू।